नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम विविधा में। आज हमारे साथ हैं राजभाषा हिंदी के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ श्री बीरेंद्र कुमार यादव। आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी के सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और पिछले 2-3 दशकों से राजभाषा हिंदी के विस्तार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपसे हम जानेंगे हिंदी के विकास, विस्तार और भविष्य की दिशा के बारे में। श्री बीरेंद्र कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं और अब यह तकनीकी, प्रशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना परचम लहरा रही है। क्या आज की हिंदी कल की वैश्विक भाषा बन सकती है? तो इन्हीं सब रोचक सवालों से हम आपसे रूबरू होंगे। सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया, वो कब और कैसे मिला? इसके पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही? जब मैं भाषा की बात करता हूँ, भाषा रक्षति संरक्षिता, भाषा की हम रक्षा करते हैं तो भाषा आपकी रक्षा करेगी। हिंदी भाषा नहीं, भावों की व्यक्ति है। ये मातृभाषा भूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी का विस्तार राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है, शिक्षा एवं समृद्धि का विस्तार है और संस्कृति का विस्तार है। हम लोग हिंदी की बात करते हैं पर हिंदी में नहीं करते। हम संकल्प हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। हिंदी को आज मात्र प्यार ही नहीं, व्यवहार और प्रयोग की आवश्यकता है। अभी मैं छोटा सा उदाहरण देके बताऊं कि हमने भाषा के दृष्टिकोण से पूरे देश को 3 भागों में बांटा है: क क्षेत्र, ख क्षेत्र और गौ क्षेत्र। क क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो मैं प्रतिवर्ष बैंक से एक आंकड़ा मंगाता हूं कि हिंदी भाषी लोग हस्ताक्षर किस भाषा में करते हैं। तो मुझे जो आंकड़ा दी जाती है, 98.4% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं, पटना के लोग करते हैं। तो मैं इस अवसर पर जरूर आह्वान करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए हम हिंदी की बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन अगर अधिकृत हस्ताक्षर जो कि बैंक के खाता खुलाने में और जो हम वेतन लेते हैं उस पर्ची पर अगर हम हस्ताक्षर अधिकृत हिंदी या भारतीय भाषा में करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो वार्तालाप हम कर रहे हैं उसकी बड़ी सार्थकता है। और दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन एक दृष्टांत में देना चाहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के ये 3 अवयव कम से कम आवश्यक होते हैं। किसी देश का राष्ट्र झंडा हो, राष्ट्र भाषा हो और राष्ट्रगान हो। तो राष्ट्र ध्वज हमने किसी पार्टी के चरखे को निकालकर अशोक चक्र को लगाकर हमने झंडे का निर्माण किया। राष्ट्रगान हमें कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के सौजन्य से प्राप्त हुआ और राष्ट्रभाषा के मामले में हम चूक गए। अगर हम आजादी के सुमूर्त बेला पर राष्ट्रभाषा का निर्माण कर लिए होते तो मुझे आज हिंदी पर परिचर्चा करने का, वार्तालाप करने का या हिंदी सलाहकार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब मैं आपके सवाल पर आता हूं कि जो आपने कहा आज जो बात हम करते हैं वो राजभाषा हिंदी की। तो सरकार ने, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी लिपि में 343(1) के अंतर्गत इसको घोषित किया कि हिंदी पूरे भारतवर्ष की राजभाषा होगी। क्योंकि 14 सितंबर को पारित हुआ, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं जी। और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर सवाल उसका है तो सरकार क्या करती है। केंद्रीय हिंदी समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई है, जिसमें भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य और राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार और भाषाविद उसके सदस्य होते हैं। और वो समिति तय करती है कि हिंदुस्तान में हिंदी कैसे चलेगी और कार्यालय में हिंदी का क्या स्वरूप होगा, उसका प्रारूप तय करती है। और उसके बाद विभिन्न, जैसे गृह मंत्रालय, जैसे राजभाषा विभाग का आपने जिक्र किया, तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत उसको क्रियान्वयन कराने का कार्य करती है। उसी प्रकार संसदीय राजभाषा समिति है, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य और 30 संसद सदस्य 3 उपसमितियों में बंटती है। और पूरे भारतवर्ष में जितने सरकार के कार्यालय हो, बैंकिंग कार्यालय हो, उपक्रम के कार्यालय हो, बराबर निरीक्षण करती है। और हिंदी किस तरह से लागू, और ये ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जो संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर सीधे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देती है। और उसके बाद जो नियम, अधिनियम, अध्यादेश बनता है, उससे मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य निरीक्षण करके या बैठक करके उसको क्रियान्वयन कराने का प्रयास करती है। इसलिए बहुत सारी समितियां हैं जिस प्रकार से भारत सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर लगी रहती है।
जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि विभिन्न नियम, अधिनियम, अध्यादेश और समितियों के द्वारा हिंदी की सेवा राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी की जा रही है। मगर क्या कारण है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं और हिंदी अभी भी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर नहीं मानी जा रही है और विभिन्न प्रांतों में, विशेषकर दक्षिण के प्रांतों में हिंदी का विरोध भी सहना पड़ता है? क्या कारण है इसका? क्या हमने जो क्रियान्वयन किया राष्ट्रीय स्तर पर उसमें कहीं चूक हुई? नहीं, देखिए होता क्या है कि हमारे संविधान में राजभाषा नियम अधिनियम 343 से लेके 351 और 120 और 210 अनुच्छेद हैं जिसमें हमारे राजभाषा नियम अधिनियम हैं। तो जब हम 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया तो उसमें हमने एक छूट दे डाली कि 15 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी चलती रहेगी। तो 1965 में हिंदी लागू हो जाना चाहिए। जो आपका सवाल माकूल कि अब तक क्यों नहीं लागू हुआ, तो हमने 1963 में एक संसदीय संकल्प पारित किया। वह भी तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनुमोदन से प्रस्ताव पारित हुआ। तो उससे एक धारा 3(3) का निर्माण हुआ, दोभाषिया का निर्माण हुआ। धारा 3(3) ऐसी रचना कर दी गई है कि जब तक धारा 3(3) रहेगा तब तक दोभाषिया रहेगा, तब तक अंग्रेजी रहेगी। तो हम लोग मांग करते रहते हैं कि कम से कम कौन क्षेत्र से धारा 3(3) को हटा दिया जाए तो कम से कम जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां तो कम से कम हिंदी में कार्य हो। और दूसरी बात, एक 348 धारा है उसी में तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को निर्धारित करती है और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी निर्धारित है। अगर भारत का कोई नागरिक किसी में अगर आवेदन देना हो तो उन्हें अंग्रेजी में देनी होगी। इसलिए एक खुशनुमा पहलू 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हुआ था। तत्कालीन विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में 348 धारा का संशोधन प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है और जिस दिन यह अध्यादेश बनकर कानून बनेगा तो हम समझते हैं कि हिंदी की आधी से अधिक लड़ाई हम जीत लेंगे। जी, श्री बीरेंद्र कुमार यादव जी, आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का हिस्सा भी रहे हैं एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी सलाहकार रहे हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। हमने जाना कि आप ही के प्रयास से विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो एक प्रश्न मेरे मन में उभरता है कि जो भाषा है वो संस्कृति के संवाहक के तौर पर भी कार्य करती है। जहाँ हिंदी पट्टी के लोग हैं, जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ हिंदी का उस तरीके से कार्य नहीं हो पाता है। तो एक अंतर देखने को मिलता है गैर हिंदी भाषी राज्य जहाँ मराठी हो या तेलुगु हो, तमिल भाषी हो, उनमें ये देखने को मिलता है वहाँ के लोगों में कि वो अपनी भाषा के प्रति जागरूक रहते हैं, अपनी भाषा के लिए आंदोलित रहते हैं। ये अलग बात है कि बीच बीच में हिंसा का रूप यह ले लेता है जो कि गलत है, मगर इतनी बात तो तय है कि वो अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। ये बात जो हिंदी पट्टी के लोग होते हैं उनमें कमी दिखती है। क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है और हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है आम जन की तरफ से? सवाल में कई सवाल हैं। मैं विदेश मंत्रालय के जो विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति के सदस्य के नाते देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए रहता हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन हमसे पूछ बैठे कि आप तो विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देश में इसकी स्थिति इतनी शिथिल क्यों है? तो हम क्या जवाब देंगे? अगर भारत में हिंदी नहीं होगी तो क्या विश्व में हिंदी हो सकती है? इसलिए हम लोग खास करके साहित्यकार मित्रों को या प्राध्यापकों को भी आग्रह करते हैं, कोई हिंदी को सिर्फ साहित्य की ही भाषा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी को कहानी कविता तक ही सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी को साहित्य से आगे ले जाने की आवश्यकता है। हिंदी को ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी भारत के आंगन में नवान का उत्सव होगा और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो राजभाषा हिंदी का विस्तार हुआ है वह किस दिशा में सबसे तेजी से हुआ है? प्रशासनिक क्षेत्र में अथवा शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, पहले में शिक्षा के क्षेत्र में अभी भारत सरकार ने नई पहल ली है। हमारी नई शिक्षा नीति आई है जिसमें हिंदी में तो पढ़ाएंगे ही, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे, बोली में पढ़ाएंगे। तो इसके ताजा तरीन कई पुस्तकें छापने का काम चल रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है जो लगभग 16 भाषाओं में विज्ञान की पुस्तकें को तैयार करी और कुछ जगह लगाया भी है। और आपको पता होना चाहिए कि हमें मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का माध्यम भी हिंदी किया गया और बिहार में भी परिपत्र जारी हुआ है। अब कब से लागू होगा, लेकिन यहाँ भी लागू होने के प्रावधान हैं। लेकिन जो सवाल परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, विश्व की परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक व्यक्ति को याद करता हूँ। वो है राजनीति के परम शिखर पर रहे भारत रत्न, भारत के
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उनको क्यों याद करता हूं कि जब वो 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में सिंह गर्जना किए तो लगा कि हिंदी का बड़ा कल्याण होने वाला है। लेकिन वही व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो श्रोताओं को मैं अपनी बात नहीं, उनकी वाक्य को बोध वाक्य की तरह साझा करना चाहता हूं। वो कहते हैं, विदेशों में तो हिंदी बोली जा सकती है, लेकिन देश में हिंदी बोलना बड़ा दुष्कर कार्य है। और जब भारत के प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो समझा जाना चाहिए कि हिंदी की लड़ाई कितनी बड़ी है और कितनी कड़ी है। फिर भी हम आशावान हैं। दूसरी बात जो आपका रोजगार का प्रश्न, कि थोड़ा सा यहाँ तकनीकी दिक्कत क्या है कि यहाँ रोजगार नीति और राजभाषा नीति दोनों में सामंजस्य नहीं है। रोजगार नीति अगर अंग्रेजी केंद्रित है, राजभाषा नीति हिंदी केंद्रित है। इसलिए मैं भारत सरकार से बराबर मांग करता रहता हूं कि कोई भाषा खराब नहीं है, अंग्रेजी को रहने दीजिए आप, लेकिन भारतीय हिंदी और भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा में विकल्प दे दीजिए। तो देखिए कि हमारा जो टैलेंट है या जो बौद्धिक क्षमता है वो बाहर नहीं जाएगा, और जब भारत में उसका अति होगा तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा। दक्षिण भारतीय की बात, मैं एक बार तमिलनाडु के विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने गया, तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि आपको हिंदी में बोलने नहीं दिया जाएगा। तब मैंने अपने तमिल मित्र को बोला कि आप 2-3 पन्ना तमिल में लिख दो, मैं शुरू करूंगा और बोलता रहूंगा। तो मैं शुरुआत किया, तमिल से बोलना शुरू किया तो ताली बजते गई और मैं लगभग 40 मिनट बोला, जिसमें 33 मिनट में हिंदी में ही बोला और सब सुनता चला गया। तो उसमें एक छात्र जो उठ के खड़ा हुआ, तो मैं त्रिभाषा सूत्र पर बोला था, तो उसमें पूछा कि सर आप कितनी भाषा पढ़ते हैं? तो मैंने कहा हिंदी और अंग्रेजी। तो कहा कि मैं भी तो तमिल और अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो सरकार क्यों तीसरी भाषा पढ़ने के लिए हमको कहता है? तो उससे भान हुआ कि जब तक उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग दक्षिण भारत के 4 राज्यों की भाषा में से किसी एक भाषा को नहीं पढ़ेंगे, तो अगर पढ़ेंगे तो उसको भी लगेगा ये भी 3 भाषा पढ़ता है, तो वो हिंदी पढ़ेगा, और ये जब इसका निर्माण होगा तो मुझे समझता हूँ कि अखंड भारत का निर्माण होगा। जी, आपने अभियंत्रण की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई और प्रबंधन की पढ़ाई संबंधी बात की कि हिंदी में होना चाहिए, और धीरे धीरे उस ओर हम सब बढ़ भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश में इसकी पढ़ाई शुरू भी हो गई है हिंदी में। तो इसे आप कितना बड़ा कदम मानते हैं और इससे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? एक समस्या ये देखने को मिलती है सामान्य तौर पर कि जो पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, पुस्तक बनाए जब जाते हैं तो उसमें अंग्रेजी शब्दों का हूबहू अनुवाद कर दिया जाता है। एक विशेष चर्चित हुआ था जब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो सबसे बड़ा परीक्षा लेती है नागरिक सेवाओं के लिए, तो उसमें भी एक बार पावर प्लांट के बदले हिंदी में जो उसका अनुवाद किया गया वो शक्ति पौध बोला गया। तो क्या ये कहीं नौकरशाही हावी तो नहीं है इन चीजों पर? देखिए, अगर नेतृत्व हमारा मजबूत होगा तो नौकरशाही हावी नहीं हो सकता है। जो सवाल आपने उठाया है, मुझे अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में रहने का मौका मिला है, तो कुछ ऐसे लोग वहाँ बैठाए जाते हैं या बैठते हैं जो हिंदी के प्रति वितृष्णा रखते हैं। बैठे तो हिंदी के लिए, लेकिन वो हिंदी के विपरीत काम करते हैं और ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं कि हिंदी वाले भी अंग्रेजी में लिखना शुरू करें। तो मेरा मानना है कि स्टेशन की हिंदी खोजने की आवश्यकता नहीं है और विद्यालय को भी स्कूल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तारतम्य से अनुवाद होगा तो निश्चित रूप से हिंदी के बड़े सुनहरे दिन आने वाले हैं। और आने वाले हैं कि इसमें जैसे आप रोजगार की बात करें तो हिंदी में कई तरह के रोजगार हैं। एक तो सरकारी तौर पर हिंदी अधिकारी के लिए है, हिंदी अनुवादक है, हिंदी संस्थान के कई अधिकारी होते हैं, और इस तरह से मैं बात करूं तो कई क्षेत्र में जो हिंदी का भरपूर प्रयोग होता है और आज भी हो रहा है। जैसे फिल्म का क्षेत्र हो, पटकथा का क्षेत्र हो, समाचार पत्र का क्षेत्र हो, दूरदर्शन का क्षेत्र हो, आकाशवाणी का क्षेत्र हो, और कचहरी में भी मैंने बताया तो कचहरी का जब होता है वहां भी हिंदी का बहुत बोलबाला है और वहां बहुत मांग है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा नेतृत्व हिंदी की ओर बढ़ता है तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है, अब विज्ञापन के क्षेत्र में देखें कि जब पहले अंग्रेजी में ही विज्ञापन हुआ करते थे, अब सब हिंदी हो गया, अंग्रेजी वाले भी हिंदी में विज्ञापन करने लगे। और सुधारण से तर बोल सकता हूँ कि अब ऑल इंडिया रेडियो, इसको आकाशवाणी कब बना? अब ऑल इंडिया रेडियो नहीं हुआ, कहीं लिखा हुआ देखता हूँ मैं ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन अब संवैधानिक रूप से आकाशवाणी है। ये एक चीज होती है जो धीरे धीरे और प्रगाढ़ रूप में बढ़ेगा, और जिस दिन इसको विकल्प के रूप में देंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत ताकतवर भाषा होगी जो विश्व के 2-3 भाषाओं में इसकी गिनती भी हो रही है तो दूसरी भाषा के रूप में भी स्थापित होगी। जी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं वहाँ पर राजभाषा विभाग होते हैं, और राजभाषा विभाग उन संस्थानों में
राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु योगदान देती है, तो विभिन्न तरीके के चर्चे परिचर्चे का आयोजन होता है, प्रोत्साहन स्वरूप राशि भी प्रदान की जाती है। फिर भी देखने को मिलता है कि केंद्रीय स्तर पर संस्थानों में अभी भी पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और क्या कहीं इसमें तो बात नहीं है कि राजभाषा विभाग को जो है दंड देने का अधिकार जो नहीं मिला है, उसका भी तो ये कारण नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इससे ध्यान आया मुझे वीरप्पा मोइली जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें आया कि मैं कर्नाटक राज्य में कन्नड़ लगाना चाहता हूं। तो उन्होंने कोई सलाहकार समिति नहीं बनाई, उन्होंने 3 सदस्यीय आयोग बनाया, एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में, और उनको शक्तिशाली बनाया, एम्पावर्ड किया। एम्पावर्ड इन द सेंस कि आप औचक निरीक्षण करें, और औचक निरीक्षण करने के बाद जिसको भी भाषा संबंधित त्रुटि पाई जाए तो उसको निष्कासन ही नहीं बर्खास्त करने की शक्ति दिया, और 1 साल का समय दिया था, और 6 महीने में कर्नाटक में कन्नड़ लागू हो गई। तो इसी प्रकार का जो आपने दंड का विधान किया, तो मुझे लगता है कि अगर दंड का विधान, अब हम लोग हिंदी सलाहकार हैं, सलाह दे सकते हैं, माने या न माने उसका हमें भी नहीं है, लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना होगी कि अपने देश के नागरिक को अपनी भाषा में काम कराने के लिए दंड का विधान बनाना पड़े। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास में हैं कि किसी प्रकार राजभाषा के जो लक्ष्य दिए गए हैं वो सरकार के नेतृत्व में पूरा हो। तो मैं समझता हूँ कि दंड देने का विधान ना बनाना पड़े, अगर बनाना पड़े तो बड़ी विडंबना होगी देश के लिए। जी, श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, हमारे पास समय बहुत कम है। चलते चलते अंतिम प्रश्न के तौर पर हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि चूंकि हिंदी जन जन की भाषा मानी जाती है, विशेषकर उत्तर भारत में, मगर आप जब भी सड़कों पर चलते हैं, यत्र तत्र कहीं भी आप जाते हैं, तो आप देखेंगे दुकानों के साइन बोर्ड प्रायः अंग्रेजी में ही होते हैं। बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं, सभी जगह आपको अंग्रेजी में ही साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो क्या ये सही मायने में जन जन की भाषा नहीं है? क्या केवल बोलते हैं हम सब हिंदी और बाकी काम अंग्रेजी में करते हैं, या सोच हमारी अंग्रेजी वाली है? क्या किया जा सकता है? आप किस तरीके से हमारे श्रोताओं को इस संबंध में संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि जिस देश के नागरिक को अपनी भाषा में हस्ताक्षर करने में हाथ कांपता हो तो बोर्ड तो दूसरी बात, और एक मानसिकता की बात जरूर है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व ने हिंदी की ताकत को पहचाना है, हिंदी अपनी ताकत को कब पहचानेगी, तो इसके लिए राष्ट्रीय सोच बनाने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, तभी जाकर के सार्थकता हो पाएगी। जी, श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, आप हमारे स्टूडियो आए और राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी बहुत सारी बातों को हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।